हेलो, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम एसएससी सीएचएसएल के लिए क्वांट का एक प्रैक्टिस सेट करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब मुश्किल से 12 तारीख को तो एग्ज़ाम ही है। हमारे पास अब टाइम ही कितना बचा हुआ है, मुश्किल से 25 दिन। तो 25 दिन जो जितना भी आप लोगों ने पढ़ लिया हो, बस उसको रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, वो ही काफ़ी है बस। कुछ नया पढ़ोगे तो ज़्यादा मतलब इतना ध्यान मत देना, लेकिन जो चीज़ पहले पढ़ चुके हो उसको इतने अच्छे से तैयार कर लो कि वो अगर वो चीज़ आती है तो वो वहाँ से छूट के ना जाए। क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड कोई भी आता है तो ठीक है। उसी के लिए हमें प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूँ, यहाँ इसको भी करते रहना, साथ के साथ आगे अपना प्रैक्टिस मॉक टेस्ट वगैरह देते रहो, ठीक है। इस पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है इसका, कि द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स इज 34। द एवरेज ऑफ लार्जेस्ट एंड द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ दीज नंबर्स इज। ये कह रहा है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर हैं और उनका जो एवरेज है वो 34 है, ठीक है। तो लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा और दूसरा सबसे छोटा, सबसे छोटे से जो बड़ा वाला है, ठीक है, उन दोनों का क्या बताना है हमको, एवरेज बताना है। तो इसके लिए देखो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं हम ऐसे, एक चीज़ देखो कि अगर कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर हम सिंपल वे में बात करें तो 3, 5, 7, 9 ये 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, ठीक है। ये कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर हैं। इनके बीच अगर इनका हम सम की बात करेंगे तो बीच के जो दो नंबर है ना, इन दोनों का जो बीच में नंबर होता है वही इनका एवरेज होगा चारों का, ठीक। अगर यहीं पे हम बात करने लगते 3, 5, 7, 9 और 11, यानी कि 5 हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए हैं ओड, तो हमारा 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, तो बीच का नंबर होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी चीज़ को ध्यान में रखना। अगर ऐसे ही 3 नंबर की बात करने लगे, 3, 5 और 7 को कहने लगे तो एवरेज हमारा 5 हो जाएगा। करके देख लेना, ठीक। ये एवरेज का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेना अच्छे से। अब इससे ही हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अपने करेंगे। हमारे कोई 4 नंबर हैं ये, ठीक है, एक ये, 2, 3, 4। तो हमको पता है कि 34 जो होगा ये इन दोनों नंबरों के बीच में होगा, यानी कि ये वाला कितना रहा होगा 33 और ये वाला 35 रहा होगा, तभी जाके इन चारों का जो एवरेज है वो 34 आया है, ठीक है। ये 33, ये 35, ये 31 और ये 37 रहा होगा, ठीक है। अब हमसे इसने पूछा क्या है, हमसे इसका और इसका क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। तो इसका और इसका एवरेज क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो नंबर होगा वही इसका एवरेज हो जाएगा 35। ऐसे नहीं करना चाहते तो 33 और 37 को जोड़ोगे 70 बन जाएगा, 70/2 करोगे तो भी 35 आ जाएगा, ठीक। और वैसे भी हमको दिख रहा है कि 35 और 37 के बीच में ये नंबर हमारा क्या 35 आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा, यानी कि 35 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। बाकी अगर कोई ऐसा है कि जिसको एक्सपांड के ही करना है तो उसके लिए मैं बता दूँ, 1 मिनट। एक्सपांड के भी इसको हम आसानी से कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं ये देखो, नंबर मान लो हमारे कौन कौन से हैं, एक्स 2 के गैप पे होंगे, कॉन्जिक्यूटिव है तो x+4 और x+6, ये चारों नंबर होंगे। इनका चारों का सम क्या हो जाएगा, इन चारों को अगर हम जोड़ेंगे तो इन चारों का सम कितना हो जाएगा, 4x+12, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 34 एवरेज है और 4 नंबर है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से इनका सम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, 34 4 जा कितने होते हैं 136, और 4x+12 की वैल्यू है, ठीक। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 12 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, 124 बचेगा, 124 को 4 से डिवाइड करेंगे 31 हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि पहला नंबर हमारा क्या है, x है, वो सॉरी 31 है, ठीक। अब इसने हमसे किस किस का एवरेज पूछा है, इसने एवरेज हमसे जो पूछा है वो पूछा है x+2 और दूसरा नंबर क्या है x+6, इन दोनों का एवरेज पूछा है। एवरेज के लिए हमने क्या किया, दोनों का सम अपॉन 2 एलिमेंट थे तो 2 से डिवाइड कर दिया उनको, ठीक। यहाँ से क्या बना 2x+8/2,
या फिर इसको क्या कह देंगे हम, x+4 कह देंगे, और x की वैल्यू हमारे पास 30 बना रखी है। 31+4 कितना हो जाएगा हमारा 35। यहाँ से भी हमारा 35 ही आंसर आएगा। अगर किसी को बेसिक से देखना है तो ऐसे देख सकता है, नहीं तो पेपर में बैठ के अगर करना है तो वो तरीका यही वाला है, इससे ही करके आना। ठीक है, 35 डायरेक्ट आंसर आएगा, पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। a+b की वैल्यू -1 है, a² + b² की वैल्यू 25 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a-b का होल स्क्वायर। ठीक, अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। एक तो वही है अपना बेसिक से कर लो इधर स्क्वायर करके। दूसरा तरीका क्या होता है हमारा, अगर उस टाइम पे आप जब पेपर के अंदर बैठे हो और आपके दिमाग में कोई वैल्यूज़ ऐसी आती हैं कि जैसे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे कि a की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम -4 रख दें और b की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर हम 3 रख दें। ठीक है, तो होगा क्या, a+b कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो -1, यही चाहिए था हमको। और इनके स्क्वायर की बात करें, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और दोनों का सम करेंगे तो भी 25 ही आएगा। यानी कि इक्वेशन जो है दोनों सेटिस्फाई होगी किस किस वैल्यू के साथ, a की वैल्यू अगर -4 रख दे और b की वैल्यू 3 रख दे तो दोनों वैल्यू ही हमारी, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं। यानी कि a और b की वैल्यू हमारी एग्जैक्ट यही होंगी। तो हमसे पूछा क्या है इसने, a - b का होल स्क्वायर पूछा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू -4, b की वैल्यू 3 है तो माइनस लगा के ऐसे इसका स्क्वायर, यानी कि -4 और -7 -4 और -3 -7 हो जाएगा। -7 का होल स्क्वायर 49 आ जाएगा। ठीक, एक तरीका तो इसका क्वेश्चन वो करने का ये हो गया। दूसरा, अगर ऐसा नहीं करना चाहते, इसको बेसिक से ही करना चाहते हो तो उसके लिए देखो। ठीक है, अगर बेसिक से ही करना चाहते हो तो बेसिक से देखो कि a+b बराबर -1 दे रखा है। तो अगर इसका हम a+b बराबर -1 दिया हुआ, अगर दोनों साइड इसका होल स्क्वायर कर दें हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a² + b² + 2ab बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से a² + b² की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितना है 25 है, और a² - b² की वैल्यू को पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर 2ab की वैल्यू देखें कितनी आ जाएगी, 1 - 25 हो जाएगी। a² + b² की जो वैल्यू 25 है उधर जाके माइनस हो जाएगी। या 2ab की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -24 आ गई। ठीक है, अब इसने हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, a - b का होल स्क्वायर पूछा है। a - b का होल स्क्वायर होता है कितना है, a² + b² माइनस के 2ab। ठीक, a² + b² 25 दिया हुआ है, माइनस ऐसे 2ab की वैल्यू -24, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 25 और 24 कितने होते हैं, 49 होते हैं। तो यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो, सिंपल ही है, कुछ खास करने का ऐसा कुछ स्पेशल केस था नहीं। ठीक, बाकी दिमाग में इतनी चीज़ें हिंट कर जाती हैं हमारी कि वैल्यू क्या पुट करनी है इसके अंदर, प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आ जाती हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC is O if angle ACB is equals to 55 degree and angle ABC is equals to 75 degree, then what is the value of angle COB। ठीक है, 1 मिनट इसका मैं डायग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद इसको करते हैं। सर्कम सर्कल है किसका, ट्राइंगल का, ट्राइंगल ABC का सर्कम सर्कल बना लिया। इसका एक हमारा अंदर क्या होगा, इसने दिया हुआ है कि इसके अंदर एक O जो है इसका सर्कम सेंटर है। ठीक, अब इसने क्या कहा है, इसने ये कहा है कि देखो ये वाला जो एंगल है कितना है, ABC दिया हुआ है इसमें 75 डिग्री। ठीक, ये वाला जो ACB दिया हुआ है ये 55 डिग्री दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों 75 और 55 मिलके कितना बना लेंगे, 130 बना लेंगे। पूरा ट्राइंगल 180 का होता है, तो BAC एंगल कितना होगा, 50 बचा होगा। ठीक, इसने हमसे ये वाला एंगल पूछा है COB, ये वाला जो इसके सेंटर पे बन रहा है। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि इस आर्क से जो सर्कल पे हमारा एंगल बनता है वो सेंटर पे अपना 2 गुना एंगल बनाता है। जैसे कि ये वाला अगर 50 बन रहा है तो ये वाला जो एंगल होगा ये 2 × 50 हो जाएगा, यानी कि 100 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर इस चीज़ को देखना चाहते हो कि इसको यहाँ मिला लें। ठीक है, ये अगर 55 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा,
10 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इस वाली आर्क पे बना हुआ एंगल है, ठीक। ऐसे ही ये वाला 75 है, ये इस वाले एंगल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 75 का डबल 150 डिग्री ये वाला एंगल हो जाएगा। जो भी कोई पूछ ले उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। 500 प्लस 600 ऑफ 100, इसको लिखते चलते हैं ऐसे, 500 प्लस 100 का 600 कितना होगा, 600 ही हो जाएगा, माइनस 600 और एक बार दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अंदर ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। वैसे पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को ही सॉल्व करते हैं अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो, पर ये क्वेश्चन इस छोटा है सिंप्लीफिकेशन का, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। 20 पंजे 100 हो जाएगा, ठीक। 100 प्लस 500 माइनस 200 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। इस 600 से 600 कैंसिल आउट, ये 500 और ये 400 मिलके कितना बना लेंगे, 900 बना लेंगे। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अ मनी लेंडर गिव्स अ लोन ऑफ 15,000 to 3 farmers in the ratio 3:5:7. They pay a yearly interest of 10%, 20% and 28.4/7% to the money lender. Find the sum of interest paid by the farmers at the end of year. ये कह रहा है कि मनी लेंडर ने 15,000 रुपये 3 फार्मर्स को दिए। किस रेशो में दिए, तो 3:5:7 के रेशो में दिए, ठीक है। दे पे अ ईयरली इंटरेस्ट, उन्होंने उन तीनों किसानों ने जो है, पहले किसान ने 10%, दूसरे ने 20% और तीसरे किसान ने 28 सही 4/7% का क्या दिया है, उसको ब्याज दिया है। तो वो यही पूछ रहा है कि इसको टोटल मिलने वाला ब्याज कितने रुपए है, ठीक। क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया। अब इसको हम करते हैं। मुझे एक बात बताओ, तीनों किसानों को कितना दिया है, 3:5:7 के रेशियो में दिया है, यानी कि टोटल कितना दी हुई है, 15,000। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,000, एक की वैल्यू 1,000 है ना, 5 की हो जाएगी 5,000, और ऐसे ही 7 की वैल्यू हो जाएगी 7,000, ठीक। इस पे ये 10% ब्याज दे रहा है, ये 20% ब्याज दे रहा है, और ये 28.4/7% ब्याज दे रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से बस कुछ नहीं करना, यही निकालना है। 3,000 का 10% कितना होता है, 300। 500 का 20%, सॉरी 5,000 का 20% कितना होता है, 1,000। और 7,000 का 28.4/7% कितना होता है। सबसे पहले तो ये देखो कि 28.4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ये पता होना चाहिए। 28.4/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/7, यानी कि 7 पे 2 रुपये का ब्याज। 7 की वैल्यू कितनी है, 7,000, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000, ठीक है। उसको जो ब्याज मिल रहा है ना, वो यही ब्याज मिल रहा है कि 300, 1,000 और 2,000, टोटल मिला के 3,300 रुपये का ब्याज उसको मिल रहा है। किसको, मनी लेंडर को। हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ़ 2 to the power 89 इज़ डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। 2 की पावर 89 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या रिमाइंडर आएगा, ये हमको बताना है। एक या तो देखो 9 का मल्टीपल होता है हमारा कितना, 63, और 2 का मल्टीपल होता है 64। या तो 64 में कन्वर्ट कर लो, वहाँ से प्लस 1 करके निकाल लो, या फिर हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि 2 को अगर हम 8 बना लें, 2 की पावर 3 की पावर कितना 29 लगा दें, तो 29 कितने होते हैं हमारे, 29 87 होते हैं। यानी कि 2 की पावर 2 और अभी रखा हुआ हमारे पास रह जाएगा अपॉन 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 to the power 29 इंटू 2 to the power 2 का मतलब 4/9। तो यहाँ से हमको पता है 8 ही रिमाइंडर रह जाएगा, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर माइनस बनाएगा, और जब इसको पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या रह जाएगा, 8 रह जाएगा। 8 इंटू 4/9 बचा हमारे पास। 8 4 जो 32 होते हैं, 32/9 कितना हो जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 9 3 जो 27, बचेंगे आगे रिमाइंडर 5, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था, आपको आता होगा ऑलरेडी। ये नेगेटिव, यहाँ से नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -1, और नेगेटिव में रिमाइंडर रह नहीं सकता, इसलिए 8 रिमाइंडर पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है, इंटू 4 ऐसे ही, और हमारा आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। द रेशियो ऑफ CP एंड MP ऑफ एन आर्टिकल इज 5:8
अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन MP एंड द शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹70। फाइंड द CP ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो CP और MP का रेशियो हमको दे रखा है कितना, 5:8। अपनी सहूलियत के लिए इसको हम क्या लिख लेते हैं, 50:80 लिख लेते हैं, है ना, एक एक ज़ीरो लगा दिए दोनों साइडों में। तो मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट तो हमने किस पे, MP पे दिया होगा, कितना डिस्काउंट दे दिया, 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि कोई वैल्यू कितने बेची होगी, इसका SP क्या रहा होगा, 80% पे बेची होगी। अरे भाई 80 उसका MP है, 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो 80 का 80% कितना होता है, 64, यानी कि 64 में हमने इसको सेल आउट कर दिया। 20% का डिस्काउंट देने के बाद SP तो आएगा। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, CP हमारे पास कितना है, 50 है, SP 64 है, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 64 वैल्यू का, 64 यूनिट का वैल्यू हो गया। और 64 यूनिट की वैल्यू उसने कितने रखी है, 70 दे रखी है, यानी कि एक यूनिट की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक, और हमसे किसकी पूछ रहा है, CP की पूछ रहा है। CP कितना है, 50 है, 50 से इधर गुणा कर दो और 50 से ही इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। ठीक, डी इज द राइट आंसर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसको हमको सॉल्व ऑप्शन के द्वारा करेंगे। इसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाता हूँ मैं, कैसे करते हैं। देखो, A और B का रेशियो इसने 3:2 दिया हुआ है, B और C का रेशियो 2:1 दिया हुआ है, C और D का रेशियो जो है 1/3 रेशियो 1/7 दिया हुआ है, D और E का रेशियो 1/4:1/5 दिया है। मुझे एक बात बताओ, ये जो A और B का रेशियो इसने 3:2 दिया है, कितना, 3:2 दिया है, तो ये जो हमारे ऑप्शंस हैं चारों, इन चारों ऑप्शन के अंदर भी A और B का रेशियो सेम ही रहना चाहिए, 3 और 2 है ना। मुझे एक बात बताओ, पहले वाले ऑप्शन में 100 A की वैल्यू है, 75 B की वैल्यू है, यहाँ से 100 और 75 पर अगर हम रेशियो देखते हैं तो कितना आ रहा है हमारा, 4:3 आ रहा है, जबकि होना कितना चाहिए था, 3:2 होना चाहिए था। पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, 100:30 यानी कि 10:3 आएगा, ऑप्शन गलत, हमको 3:2 चाहिए। ठीक, सी ऑप्शन की बात करते हैं तो 105 और 70 यानी कि 35 से काटेंगे तो 70 को 2 आ जाएगा और 105 को काटेंगे 3 आ जाएगा। हाँ ये दे रहा है तो ये हो सकता है। अभी इसके बाद एक ऑप्शन और बचा हुआ है ना, उसको भी चेक कर लेते हैं। हाँ उससे अगला भी नहीं होगा, 35, क्योंकि इससे अगला क्या देगा, 35, 35 बन जा 31, 31 5 बन जा 35, ठीक है, और 105 को काटेंगे तो 3 टाइम, यहाँ से 3:2 बन दे रहा है, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास सी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि दो ऑप्शन में हमारा 3:2 बन रहा होता है रेशो, जैसे कि सी में भी और डी में बन जाता, तो फिर हम किसको चेक कर लेते, बी और सी की वैल्यू को चेक कर लेते हैं दोनों ऑप्शन के अंदर। दो ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल ख़त्म हो गए, जो दो ऑप्शन बचे उसके अंदर किसी और वैल्यू को उठाओ और उन दोनों को चेक कर लो। सबसे अच्छा तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को करने का, सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत इसको नहीं है। ठीक, मल्टीपल चेक कर लिया करो बस, या फिर रेशियो चेक कर लिया करो। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोस अल्फ़ा की वैल्यू 1/√3 है, देन कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन सेक स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन सेक स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, ये देखो, देख तो या तो इसका भाई ऐसा कर लोगे, ट्राइंगल बना लोगे तो भी हो जाएगा। ठीक, ट्राइंगल बना के भी हम इसको कर सकते हैं। बाकी ट्राइंगल बना के तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेना, कोस अल्फ़ा की दे रखी है, साइन अल्फ़ा की निकाल लेना, उनका उल्टा कर दोगे तो कोसेक और सेक की आ जाएंगी, वैल्यू पुटिंग करके आंसर निकाल लेना। बाकी अगर हम इस एक्सप्रेशन को भी देखें, हमारे पास जो लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सेक स्क्वायर अल्फ़ा, इसको अगर हम साइन और कोस में ब्रेक करें तो कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 कोस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 साइन स्क्वायर। ये पेन अच्छे से काम नहीं करता इसलिए राइटिंग बहुत गंदी आती है। ये प्लस का साइन था, 1 कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे, हमको पता है दोनों के एलसीएम ही सेम आएंगे, तो वो तो आपस में डिवाइड होकर कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा
अपॉन कोस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर एल्फ़ा। ये क्या होती है हमारी प्रॉपर्टी होती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक, हमारे पास केवल और केवल क्या चीज़ रहेगी, हमारे पास अब ये रह गया कोस स्क्वायर एल्फ़ा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा। बस इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। अब यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे भी ये कर सकते हैं कि कोस एल्फ़ा और साइन एल्फ़ा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, ठीक है। कोस अल्फ़ा की दे रखी है, साइन अल्फ़ा की निकाल के कर लो। नहीं तो हमको पता है ये जो फॉर्मूला ये जो रखा है ये कोस 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है, जो कि किसके बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 के बराबर भी होता है, ठीक है। अब यहाँ से कोस अल्फ़ा की वैल्यू तुम्हारे पास है ही, उसको पुट कर लो। कितनी है 2 इंटू कोस अल्फ़ा की वैल्यू 1/√3 दे रखी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, -1 इज इक्वल्स टू 2/3 -1। और जब इसका एलसीएम लोगे तो माइनस के 1/3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लो कौन सा सर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारा, माइनस के 1/3, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन अ विलेज 20% पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, ठीक है। राम won द इलेक्शन एंड ही गॉट 12.5% ऑफ कास्टेड वोट विच इज़ 12,500, ठीक है। देन वॉट टोटल वोट्स कास्ट इन द इलेक्शन, तो हमको कास्ट वोट बताने हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया है। एक गांव में 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिए, 80% लोगों ने वोट दिए। 80% में से भी 12.5% लोग ऐसे थे, मतलब 12.5% वोट किसको मिले, राम को मिले, और वो इलेक्शन जीत गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज इधर उधर हो रखी है, दिल पे मत लेके जाना कि 12.5% लेके हुए कैसे जीत गया वो, ठीक। पता नहीं, हो सकता है ज़्यादा लोग खड़े हों वहाँ पे इलेक्शन में, है ना, तो उसको मत देखना। 12.5% वोट लेके वो जीत गया, और 12.5% की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है हमको, 12,500 दे रखी है। और ये 12.5% किसके थे, कास्टेड वोट के, यानी कि जो वो वोट कास्ट हुए हैं उसका 12.5% की वैल्यू इतनी, तो उसका ही 100% पूछ रहा है हमसे ही। वो कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है, तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब इस चीज़ में कन्फ्यूज़न मत करना कि 80% ही तो वोट डले थे, फिर 12.5%, 12.5% 80 की बात कर रहा है ये, 80 का 12.5%, 100 का 12.5% नहीं। अगर 100 की वैल्यू पूछ ली कि टोटल उस विलेज के अंदर वोट कितने थे, तब हमको ये करना पड़ता कि 80% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी, फिर 80% की वैल्यू ये आई थी, और फिर 100% की वैल्यू निकालते, जो कि आती है 1,25,000, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 10 ऑफ m इज़ द सेम एज 20% ऑफ m, एम एन का रेशो बताओ। ये 10% होगा। इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि 10% ऑफ m जो बराबर है किसके, 20% ऑफ n के बराबर है। यहाँ से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी, 10 से 20 दो बार कट जाएगा, तो m/n कितना आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। यानी कि रेशियो कितना बन गया, 2:1। ऑप्शन नंबर ए, सिंपल ही था। और ऐसा मत समझना कि क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, CHSL का एग्ज़ाम है तो इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, किसी में लेवल ज़्यादा है, किसी में थोड़ा कम है, पर इस तरह के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज़ 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। किसी एक हॉल है रेक्टेंगल यानी कि आयताकार, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 4/3 है, ठीक। इफ़ एरिया ऑफ अ हॉल, ये हॉल जो है गलत लिखा गया, HALL होगा, ठीक है, इज़ 300 स्क्वायर मीटर, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ हॉल। तो लेंथ और ब्रेथ के बीच का डिफरेंस हमको बताना है। कुछ नहीं, लेंथ और ब्रेथ 4/3 है इसका, किसका, बी का, तो इसको 3 मान लो, ये 4 हो जाएगी, एक्स भी लगा ही लो, ठीक। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, एक्स ही है, यानी कि हमको एक्स की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, एरिया क्या होता है हमारा, L × B बराबर एरिया होता है, ठीक है।
एल कितना है 4x है इंटू 3x बराबर 300, या फिर 12x² की वैल्यू कितनी आ गई 300। ठीक है, यहाँ से x² की वैल्यू कितनी आ गई, 12 से 300 को काटोगे तो 25 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 5, और यही डिफरेंस है, यही हमको निकालना था। तो 5 मीटर हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। x माइनस 1/, अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया। x माइनस 1/, x की वैल्यू 7 दी हुई है, तो x की 4 प्लस 1/, x की 4 की वैल्यू पूछी है। ये वैल्यू कहाँ से आएगी हमारी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। x प्लस 1/x² का जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तब ये वैल्यू देगा, तब हमको ये वैल्यू मिलेगी, और उसमें से भी 2 घटाना पड़ेगा। यानी कि जो भी कोई हमारा आंसर होगा, जो भी कोई हमारा आंसर होगा उसमें से 2 घटा के, उसका मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा वो किसी का स्क्वायर -2 होगा। ठीक, करते हैं अपना क्वेश्चन। x माइनस 1/x कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। अगर इसका हम दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो x² प्लस 1/x² कितना आ जाएगा 49 प्लस 2 बराबर 51 आ जाएगा। ठीक, अब इसका एक बार फिर से स्क्वायर कर दो। ठीक है, के 4 प्लस 1/x के 4 प्लस 2 बराबर 51 का स्क्वायर कितना होता है 2601। ये याद कर लेना, मुझे तो याद था। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2601 माइनस 2 बराबर 2599। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि अगर किसी को मतलब किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, कोई छोटा क्वेश्चन आ जाए और उसमें हमें पता है कि कोई भी आंसर आएगा वो किसी का -2 होगा, तो बस ऑप्शन चेक कर लो कि किसका स्क्वायर, जैसा कि जैसे ऐसा मान लो कि इसकी वैल्यू 79 आ जाती। ठीक है, 79 दे रखा होता ऑप्शन के अंदर, 79 किसी का आंसर होता, तो हमको पता है 79 कहाँ से आया होगा 81 माइनस 2 करके आया होगा, यानी कि वैल्यू पॉसिबल थी। तो ऑप्शन के द्वारा भी इसको हम चेक कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आगे आएगा तो बताऊंगा, जैसे कि इसके अंदर ही हम 199 जो किसी के स्क्वायर -2 करने पे आ रहा है। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं कि ऑप्शन में +2 करके देख लो, वो किसी न किसी का स्क्वायर बनना चाहिए। तो 2599 में 2 जोड़ोगे 2601, 2601 स्क्वायर होता है इसका 51 का, किसी और में करोगे तो शायद नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, अकेला ऑप्शन डी है। आगे बढ़, राधिका travels from home to temple by car with an average speed of 45 km/h. She is late by 25 minutes, but when she comes with a speed of 55 km/h, she reaches temple 7 minutes earlier. Find out the distance of temple from Radhika's home. ये क्वेश्चन मैंने अपनी परसेंटेज के जो पार्ट 6 है उसके अंदर इसका कॉन्सेप्ट भी बता रखा है, रेशो मेथड से भी करा रखा है और शॉर्ट मेथड से भी करा रखा है। अगर आपको इसका पूरा प्रोसेस जानना है तो वहाँ पे जाके देख लीजिए, यहाँ पे मैं शॉर्ट तरीके से कराऊंगा इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि राधिका जो है ट्रैवल करती है अपने घर से कहाँ, मंदिर के लिए। जब वो जाती है 45 किलोमीटर की स्पीड से तो 25 मिनट क्या है लेट हो जाती है, लेकिन जब वो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है तो 7 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो ऐसा करने पे घर से मंदिर की डिस्टेंस क्या होगी ये बताना है। मैंने वहाँ पे एक फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, S1 इंटू S2 अपॉन इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस इंटू टाइम, जो मतलब उनके बीच का लगा, अपॉन अगर उस मिनट में दे रखा है तो 60 से डिवाइड करके आवर्स में बदल लेंगे। ठीक है, तो कितना है 45 इंटू ये 55 दी हुई है स्पीड, दो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है, इंटू टाइम क्या है, टाइम देखो 25 मिनट, तो ये मान लो यहाँ पहुँचना था उसको, 25 मिनट लेट हो जा रही थी और बाद में 7 मिनट जल्दी पहुँच जा रही थी, मतलब कुल मिला के 32 मिनट का गैप आ रहा है, कुल मिला के 32 मिनट्स का गैप आ रहा है। तो 32 मिनट और घंटे में बदलने के लिए 60 कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा बड़ा अच्छा एक फॉर्मूला है जो टाइम स्पीड डिस्टेंस में काफ़ी जगह यूज होता है, इसको आप याद कर लेना।
इसका अगर कॉन्सेप्ट देखना तो वीडियो पार्ट नंबर 6 देख लेना परसेंटेज का, उसके अंदर मैंने इसको कराया हुआ है, जहाँ पे मैंने प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी वाले क्वेश्चन कराए हैं। ठीक, इसमें इसने दिया हुआ था देखो कि लेट और अर्ली वाला प्रोसेस, तो हमने इसको प्लस कर दिया दोनों टाइम को। अगर लेट लेट का देता या फिर अर्ली अर्ली का देता तो फिर हम उसको माइनस कर देते और टाइम हमारा वो बन जाता। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करते हैं इसको। 15 से इसको काटो 3 बार, 15 से इसको काटोगे 4 टाइम्स आएगा, 5 से इसको काटोगे तो 2 बार, और इसको काटोगे 11 बार चला जाएगा। 4 और 2 8, 8 जो कि 32 होते हैं। हमारे पास क्या बच गया, 12 इंटू 11 जो कि कितना होता है 132 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी। ठीक, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट्स एंड द टैप एट द बॉटम ऑफ द टैंक कैन ड्रेन वाटर एट द रेट ऑफ 4 लीटर पर मिनट। एक पाइप है, उसमें एक टैंक है, उसमें एक पाइप लगा हुआ है जो 15 मिनट में उस टैंक को भर सकता है। लेकिन उसी टैंक के अंदर एक नीचे जो है एक टैप भी लगी हुई है जो 4 लीटर पर मिनट की दर से उसको खाली करती है। ठीक है, इफ़ बोथ द पाइप एंड टैप आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों चीज़ों को, पाइप को और टैप को खोल दिया जाए एक साथ, दे कैन फिल द टैंक इन 20 मिनट्स, तो ऐसा करने पे जो टैंक है वो 20 मिनट के अंदर अंदर भर जाएगा। तो हमको कैपेसिटी बतानी है टैंक की कितनी कैपेसिटी है। ठीक, करते हैं इस क्वेश्चन को अपने। जो पाइप है वो कितनी देर में भर रहा है, उसको 15 मिनट में भर रहा है। अच्छा, जो टैप है वो खाली करती है उसका हमको पता नहीं है, लेकिन जब दोनों को हम एक साथ खोलते हैं P + T को, तो 20 मिनट में वो भर जा रहा है। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया, 15 4 जा और 23 जा, यानी कि जो पाइप है वो 1 मिनट में 4 लीटर भरता है। 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, लेकिन उसी मिनट में अगर हम नीचे वाली टैप को भी खाली उसके साथ खोल दें, ऐसा करने पे 1 मिनट में 3 ही लीटर उसके अंदर पानी जा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, 1 लीटर जो है वो क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि 1 लीटर कौन खाली कर रहा होगा, ये टैप खाली कर रही होगी जो उसके अंदर लगी हुई है। 1 लीटर अगर टैप खाली कर रही है तो 60 लीटर को करने के लिए उसको कितनी मिनट लगेंगी, 60 मिनट ही लगेंगी। 60 लीटर के टैप को, मतलब सॉरी टैंक को खाली करने के लिए उसको 60 मिनट ही लगेंगी। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन के अंदर उसने क्या कहा है, क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि 4 लीटर पर मिनट क्या है वो टैप को खाली करती है, यानी कि एक की वैल्यू जो है 4 है, तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240। या तो ऐसे समझ लो या फिर ये समझ लो कि 4 लीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 4 लीटर खाली करती है, तो 60 मिनट में कितना करेगी, 240 ही करेगी। ठीक, कैसे भी कर लो 240 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए सोल्ड अ हॉर्स टू बी फॉर ₹3,600 वाइल लूजिंग 10%। ए ने बी को एक घोड़ा 3600 रुपये में बेचा और 10% के नुकसान पे बेचा है वो। ठीक है, बी सोल्ड इट टू सी बाई एट अ प्राइस विच वुड हैव गिवन ए 12% प्रॉफिट। बी ने सी को इस हिसाब से बेचा है, मतलब उसको बी ने सी को जो बेचा है ना, इतने प्रॉफिट में बेचा है कि ए का जो 12% होगा, ए का जो 12% होगा, ए को अगर 12% का प्रॉफिट होता और ए उसको बेचता तो इतने में उसने बी ने सी को बेचा है। ठीक, क्वेश्चन को समझते हैं। थोड़ी इसकी लैंग्वेज ऐसी है, ए है, बी है और सी है। बी को मिला 3600 रुपये का, कब मिला, जब 10% का नुकसान पे बेचा, यानी कि 90% पे बेचा होगा ए ने। तो ए का 90% 3600, तो ए का दरअसल होगा कितने का, वो 4000 का होगा। 90% की वैल्यू 3600 है, तो 100% की वैल्यू 4000 हो जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सी को जो इसने बेचा है ना, बी ने सी को ए के 12% के प्रॉफिट के जितना बेचा है, कि ए का 12% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 480 होगा।
यानी कि 4,000 तो वो और 480 रुपये का और प्रॉफिट हो जाए उसको, यानी कि 4480 रुपये का बेचेगा। अगर बी ए को हम 12% का प्रॉफिट दें तो क्या होगा, वो 4480 रुपये में उसको बेचेगा। ये कह रहा है इतने पैसों में बी ने सी को बेचा है, 3600 रुपये का ख़रीदा था, 4480 रुपये का बेच रहा है, टोटल गेन बी का कितना है, बी का टोटल गेन कितना हो गया, 880 रुपये हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ACB is a angle in a semicircle with diameter AB is equals to 5 and AC and ratio BC is equals to 3:4. Find the R नहीं होगा, ये एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये कह रहा है कि ABC इज एन एंगल, ये ट्राइंगल होगा, लैंग्वेज पता नहीं कैसे कैसे लिखी हुई है ये, चलो कोई बात नहीं। एक सेमी सर्कल है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर एक ये क्या है, ट्राइंगल है जिसका डायमीटर क्या है, ए बी है, सी एक पॉइंट है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो ये 5 है इसका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 5 है। तो मुझे एक बात बताओ, हाइपोटेनस 5 है और इसका रेशियो इसने 3:4 दिया हुआ है, ये रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन या तो यहाँ से पाइथागोरस लगा लो 3x 4x मान के, तो भी x की वैल्यू बनाएगी। अब ऐसे भी हमको दिख रहा है कि हाइपोटेनस अगर 5 चाहिए तो ये दोनों वैल्यू 3 और 4 ही हो सकती हैं, किसी और वैल्यू पे कभी भी 5 नहीं आएगा। बस अब तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन के अंदर। इस ट्राइंगल ABC का एरिया पूछा है, ABC का एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस कितना है 1/2 इंटू 3, हाइट कितनी है 4, बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा इसका एरिया। बहुत सिंपल हो गया है, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर AB and CD are two parallel chords of length 16 centimeter and 30 centimeter respectively. Calculate the distance between the chords if they are on the same side of the center. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है SSC में ही, और मॉक टेस्ट में तो आप देखते होंगे इसको। चलिए करते हैं, पहले मैं इसका एक जो है डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है, इस पे हमारी 2 कोड हैं, ये बड़ी कोड है और ये छोटी कोड है। हिंदी में इसको समझ लो कि जीवा है। ठीक है, इसका कहीं पे सेंटर होगा, इस सेंटर से अगर हम इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी। ठीक, और इस सेंटर से ही हम नीचे वाले पॉइंट को मिलाएंगे तो ये भी हमारी रेडियस ही हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, दोनों रेडियस हो जाएंगी, जो कि कितनी कितनी दी हुई हैं, 17 और 17 दी हुई है। ये भी 17 है और ये भी 17 है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि इससे अगर हम इसको मिलाएं, सेंटर से दोनों कोड को अगर हम मिलाएं तो इनके बीच का जो ये गैप है, ये कोड के बीच का, इसको हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके लिए एक चीज़ समझो, ये हमको पता है कि जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं किसके ऊपर, कोड के ऊपर, तो ये इसको बाइसेक्ट कर देता है कोड को। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, बाइसेक्ट करने का मतलब देखो ये हुआ कि अगर पूरी जो थी ये बड़ी वाली कोड हमारी 30 थी, तो ये जो इसका आधा है ये 15 रह जाएगा। ठीक है, और ये बड़ी वाली छोटी वाली कोड हमारी पूरी कितनी थी, 16 थी, तो ये वाला इसका पार्ट 8 रह जाएगा। ठीक, अब यहाँ से एक बात देखो, ये हमको पता है 90 डिग्री के एंगल होंगे, क्योंकि कोड पे जब हम उससे परपेंडिकुलर डालेंगे तो 90 हो जाएगा वो। ठीक, अब एक काम करो, इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनस कितना है 17 है, बेस कितना है 15 है। पाइथागोरस लगाओगे या फिर ट्रिपलेट पता ही होगा, 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर करोगे तो हमारी हाइट कितनी आ जाएगी, इसकी 8 आ जाएगी। ठीक है, एक तो यहाँ से काम निकल गया। दूसरा अपना इस वाले ट्राइंगल को देखो, ये वाला जो है
ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका भी हाइपोटेनस 17 है, बेस 8 है, तो 17, 8 और 15 पे ही हमारा ट्रिपलेट सेट होता है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक, अब एक बात बताओ, ये इतनी वैल्यू 8 है, टोटल 15 है, तो बची हुई कितनी हो जाएगी, 7 नहीं हो जाएगी क्या, 15 माइनस 8 बराबर 7 हो जाएगी, हमारा 7 आंसर आ जाएगा। बाकी ये तो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से करना है, लेकिन एक चीज़ याद रखना हमेशा, हमको पता है दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है, और 8, 15 और 17 पे क्या है, ट्रिपलेट सेट है इनका। तो हमेशा एक बात ध्यान रखो, जब इस तरह से ट्रिपलेट सेट होना ही कि दोनों जगह पे सेम कंडीशन आ रही हैं और ट्रिपलेट बन रहा है सेम, तो वहाँ पे डायरेक्ट ही देख के इसको कर लिया करो। जैसे कि हमको दिख रहा था 16 का आधा 8 आएगा, 30 का आधा 15 आएगा और रेडियस दी हुई है 17, तीनों से हमको एक ट्रिपलेट मिल रहा है, तो 17 को छोड़ के इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, 8 और 15 का डिफरेंस कितना है, 7, वही इनके बीच का डिफरेंस भी आएगा, किसके कोड के बीच का डिफरेंस भी 7 ही आएगा। इस चीज़ को याद रखना। क्या याद रखोगे कि जब भी एक ट्रिपलेट बन रहा हो, हमको रेडियस 17 दी हुई थी, 16 का आधा हमको पता है कोड का आधा करना पड़ेगा, तो यानी कि 16 का आधा 8 हो जाएगा, 30 का आधा 15 हो जाएगा, यानी कि 8, 15, 17 का एक ट्रिपलेट होता है। जैसे ही हमको ट्रिपलेट दिखा तो बस ना हमको डायग्राम बनाना है, ना वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना, फिर बस ये ध्यान रखना है दोनों कोड का जो हमने आधा आधा किया था ना, उनके बीच का जो डिफरेंस है वही क्या आ जाएगा हमारा, दोनों कोड के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, जैसे कि इसमें 7 दी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। A pole got broken by the wind whose top meets the ground at an angle of 30 degree at a distance of 90 meter from the foot. What was the total length of pole? देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि हमारा मान लो एक कोई खंभा है, ठीक है, क्या है, हमारा एक खंभा है, ये पोल है, ये यहाँ से ब्रेक हो गया बीच से, तो ब्रेक होने के बाद जो ऊपर वाला पार्ट था इसका, वो क्या हुआ, वो नीचे को गिर गया ऐसे करके। ऐसे गिरने पे इसने जो है, एक मिनट, ऐसे गिरने पे ये ऊपर वाला पार्ट था ये इधर आ गया, ठीक, ये नीचे वाला पार्ट रह गया, इसने यहाँ के 30 डिग्री का एंगल बनाया, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमको, 90 दी हुई है इसके पोल के फुट से लेके जहाँ पे आके मिला है। ठीक है, तो समझाने के लिए था, बाकी मैं एक अभी अच्छे से बनाता हूँ इसका एक डायग्राम। ये हमारा एक पोल है, ठीक है, यहाँ से मान लो बीच से ब्रेक हो गया, तो ये हमारा टूटा हुआ पार्ट नीचे आ गया इसका, ठीक, इसको हमने ऐसे करके मिला दिया, हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बन गया है। ये हमारा टूटा हुआ पार्ट था जो कि नीचे आ गया है, ठीक, यहाँ पे इसने 30 डिग्री का एंगल बनाया है और ये हमारा 90 है। तो हमको बताना है कि पोल की लंबाई कितनी है। तो मुझे एक बात बताओ, पोल की लंबाई के लिए एक तो हमको ये चाहिए, प्लस ऊपर वाला पार्ट चाहिए था जो कि आ गया है कहाँ पे, यहाँ पे आ गया है, यानी कि हमको इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस और हाइट दोनों ही चाहिए हमको। ठीक है, इसकी हाइट भी चाहिए और इसका हमको कर्ण भी चाहिए, हाइपोटेनस भी चाहिए। ठीक है, अब ये 30 डिग्री बन रहा है, तो 30 डिग्री की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए पेपर में जाने से पहले कि राइट एंगल ट्राइंगल में जब ये 30 बनता है, ये 1 बनता है, ये √3 बनता है, तो ये हमारा 2 बनता है। ठीक, और इस √3 की वैल्यू 90 हमको गिवन है, इस √2 की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, वो सॉरी √3 की वैल्यू 90 गिवन है, और हमसे किस किस की पूछ रहा है, 2 और 1, 3 की वैल्यू पूछ रहा है। √3 की वैल्यू 90, 3 की पूछ रहा है, तो कितनी हो जाएगी, 90/√3 × 3, जो कि किसके बराबर हो जाएगी, अपन नीचे √ से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 90/√3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर इस वाली प्रॉपर्टी से नहीं करना चाहते तो इसको h मान लो, इसको x मान लो, एक बार tan लगा देना tan 30, एक बार cos 30 लगा देना, तो भी h + x की वैल्यू 90/√3 ही आएगी। लेकिन फास्ट करना है तो इस चीज़ को सीखना पड़ेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना।
अच्छा चलो, अपने 19 क्वेश्चन थे आज की, और प्रैक्टिस सेट 1 हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नई सीखने को मिली होंगी, और अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।